नमस्कार जंटू में स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर और बड़ी खबर में आप बात करेंगे दिल्ली की सियासत की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया एक दिन पहले सीबीआई 8 घंटे की पूछताछ के बाद में रविवार को उन्हें गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया गया। अब उसके बाद में 5 दिन का सीबीआई को रिमांड दिया गया है। सीबीआई ने मांगा था। आबकारी नीति के बदलाव को सीबीआई ने घोटाला माना है और शिकायत मिली, उसके आधार पर सीबीआई को लगता है कि इसमें स्कैम हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एलजी की नोटिस से, एलजी के अप्रूवल से नीति लागू की गई। ये आम आदमी पार्टी का दावा है। खैर चलिए, लेकिन दिल्ली का सियासी पारा काफी चढ़ाव है। देश भर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं। दिल्ली में कुछ पार्टी नेताओं को हिरासत में लिया गया है और मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी के एक कद्दावर नेता, यूं देखा जाए तो कहा जाता है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के बाद में उनका कद है। उनके पास में काफी डिपार्टमेंट, आधे डिपार्टमेंट उन्हीं के पास बताए जाते हैं। और जब बनी आम आदमी पार्टी तो उसी वक्त से उनका कद उसी स्तर से रहा है। अब पार्टी के 2 मंत्री जेल में हैं, सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। हमारे साथ विश्लेषक राजेंद्र शर्मा साहब हैं, भाजपा से शैलेंद्र सिंह धावाई साहब हमारे साथ में हैं, देवेंद्र यादव हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं। स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले देव आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा क्यों लगता है आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करना पड़ रहा है कि ये सरकार की अग्रिम संगठन की तरह सीबीआई काम कर रही है और जांच एजेंसी है, दबाव में काम कर रही है? ऐसा क्यों लग रहा है? देखिए, पिछले अगर 8 साल की बात की जाए तो बार बार आम आदमी पार्टी के नेताओं पर और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए। अभी सर पिछले दिनों एक आंकड़ा भी हमने जारी किया कि 167 जो है केस आप नेताओं पर, आप विधायकों पर हुए 8 साल में। उनमें से महज एक मुकदमा जो था वो सजा तक पहुंच पाया। 166 मुकदमे जो थे उनका कोई कुछ नहीं हुआ और उनमें से 72 केस तो रद्द हो गए। कोर्ट ने फटकार लगाई पुलिस को। तो लगातार जांच एजेंसियां हो या दिल्ली पुलिस हो, भाजपा के इशारे पर काम कर रही है। इस मामले में भी देखिए यही निकल करके सामने आ रहा है। मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली का जो बजट जो था, दिल्ली के वित्त मंत्री के नाते उस बजट को दुगना से ज्यादा करके दिखाया। दिल्ली के 20 लाख बच्चों को अच्छी शिक्षा देके दिखाई। दिल्ली के गरीब माँ बाप का बेटा जो कभी आईआईटी, नीट जैसे एग्जाम्स को पास करने का सपना नहीं देख सकता था, वहां से दिल्ली सरकार के जो सरकारी स्कूल हैं उनसे बच्चे आईआईटी में पहुंचे, नीट क्लियर करके डॉक्टर बने, बड़ी बड़ी उन्होंने जो है एंट्रेंस एग्जाम पास करके दिखाया। तो दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल था वो पूरे देश में प्रचारित हो रहा था, उसकी सराहना पूरे देश में हो रही थी। इवन अब तो देश के बाहर भी लोग जो है दिल्ली के सरकारी स्कूल देखने के लिए पहुंच रहे थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार आम आदमी पार्टी के शिक्षा मॉडल से घबराई हुई थी। दूसरी जो चीज थी कि जो देश भर में आम आदमी पार्टी को समर्थन मिल रहा है, दिल्ली के बाद पंजाब और पंजाब के बाद गुजरात, गोवा में हम लोगों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया उससे भारतीय जनता पार्टी लगातार घबराई हुई है। उसी घबराहट का जो था ये नतीजा जो है ये है कि इन्होंने पहले सत्येंद्र जैन जी को फर्जी मुकदमे में फंसा करके उनको जेल में रखा हुआ। मनीष जी के ऊपर उन्हें एक और फर्जी मुकदमा दायर कर दिया। इस मामले में अगर देखा जाए तो लोग कह रहे हैं कि भाई नीति में गड़बड़ी थी, लेकिन अगर नीति में गड़बड़ी थी तो नीति पे तो आखिरी मोहर एलजी साहब ने लगाई थी। भारतीय जनता पार्टी कब जाकर के एलजी से पूछताछ करने वाली, इनको जवाब देना चाहिए। इन्होंने मनीष जी को गिरफ्तार किया, एलजी के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करते हैं? ये जवाब भारतीय जनता पार्टी दे। तो फर्जी मुकदमे हैं, फर्जी, इसमें भी मनीष सिसोदिया पाक साफ निकलेंगे। हमें गर्व है हमारी शिक्षा मंत्री पर, वो एक बार फिर से जेल से जल्दी बाहर आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से मुंह की खानी पड़ेगी। शैलेंद्र जी, सुना भी आपने, आम आदमी पार्टी का सीधा आरोप है कि फंसाया जा रहा है, उनकी लोकप्रियता और उनका ग्राफ बढ़ रहा है, इससे बीजेपी बौखलाई हुई है। शर्मा साहब, एक बात तो मैं बता दूं कि आम आदमी पार्टी को गुजरात में 156 सीटें लाने वाली भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों के आप से डरी। गोवा में 2 सीटें लाने वाली आप पार्टी से भारतीय जनता पार्टी डरी। आप देखिए, जिस भ्रष्टाचार के विरुद्ध अन्ना हजारे जी के आंदोलन को बैसाखी बनाकर इन्होंने दिल्ली में सरकार बनाई और बोले कि सबसे कट्टर ईमानदार अगर कोई भारत में सरकार है तो वो अरविंद केजरीवाल की है, जिसका आज आपको पोल खुलते नजर आ रही है। ये कह रहे थे कि फर्जी मुकदमा, शर्म आनी चाहिए देवेंद्र जी को। अरे 9 महीने से सत्येंद्र जैन जेल में है, आपके मंत्री जेल में है, कोर्ट उनको बेल नहीं दे रहा है और आप बोल रहे हो फर्जी मुकदमा है। क्या बात करते हो? इसका मतलब आपने प्रश्न लगा दिया कि भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर भी आपका विश्वास नहीं है। आपको बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए था। अगर फर्जी मुकदमा होता या तथ्यों से तोड़ मरोड़ की होती तो आज जो सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में नहीं बैठे होते। दूसरी बात,
शराब नीति की बता रहा हूं, जो ये स्वास्थ्य मॉडल और शिक्षा मॉडल की बात करते हैं, शिक्षा मॉडल से ये शराब मॉडल तक आ गए, किस तरह से इन्होंने कारोबारियों से, आप देखिए दिल्ली की 50 साल पुरानी जो शराब नीति थी उसको शराब माफियाओं के द्वारा बनवाकर उन्होंने नई प्रस्तुत की और किस तरह से इसमें घपला किया। 144 करोड़ रुपए का आपने माफ कर दिया प्राइवेट पार्टीज का, 2% कमीशन से 12% कमीशन कर दिया। सीबीआई ने विटनेसेस जो हुए हैं सीबीआई के सामने, उन्होंने बयान दिए हैं, उन गवाहों ने कहा है, जो शराब कारोबारी गवाह है, उन्होंने कहा था हमसे मनीष सिसोदिया ने 300 करोड़ मांगे, फिर 600 करोड़ मांगे। और ये आपको बता देना चाहता हूं, ये शराब नीति कहां बनी थी? ये शराब नीति बनी थी, कैबिनेट में अप्रूवल हुआ था, अरविंद केजरीवाल, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया और आपके जितने भी शीर्ष नेता थे, उन कैबिनेट मंत्रिमंडल में इसकी मंजूरी दी गई थी और उसके बाद एलजी के पास भेजी गई थी, एलजी ने मंजूरी दी, उसके बाद एलजी ने ही सीबीआई को जांच के लिए रिकमेंड किया और उसके बाद आज नहीं कर रहे कि कल हमने रिपोर्ट दर्ज कराई और आज गिरफ्तार कर लिया। जुलाई 2022 से जांच चल रही है, 9 महीने हो गए जांच करते हुए। मनीष सिसोदिया जी को सबूत मिटाने के तौर पर इन्होंने अपने सारे मोबाइल सिम सब मिटा दिए। और एक बात बता देना चाहता हूं देवेंद्र जी को, आपके ही मनीष सिसोदिया जी के पीए, उनके बयान रिकॉर्ड हैं, उन्होंने कहा बिल्कुल साहब इसमें ये फर्जीवाड़ा हुआ है और ये 1000 करोड़ का स्कैम था, जिसको आज एक कट्टर ईमानदार पार्टी कह रही है। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, ये आज मनीष सिसोदिया तक नहीं जाती, कैबिनेट पूरा इसके लिए जिम्मेदार है, जिन्होंने ड्राफ्ट बनाया, जिन्होंने इस पॉलिसी को लागू किया। और ये बताते हैं हम स्वास्थ्य और शिक्षा मॉडल, स्वास्थ्य मंत्री जेल में है 9 महीने से और शिक्षा मंत्री जो है वो अब जेल में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। आपने कट्टर ईमानदारी के नाम पर आपने अन्ना हजारे जी को ब्लैकमेल किया, आपने अन्ना हजारे जी के उनको दुख हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी कि अरविंद केजरीवाल और दिल्ली के सीएम बन गए, जिन्होंने मेरा दुरुपयोग किया। चले मैं लौटूंगा आपके पास में, मैं राजेंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा। राजेंद्र जी, क्या लगता है, आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव की हार बीजेपी नहीं पचा पा रही है, ये वैसी फाइलें तैयार करके रखते हैं और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स उनको तब यूज करते हैं कि जब ये बौखलाहट होती है। ये आम आदमी पार्टी का आरोप है। किसी भी राज्य में कहीं पे भी देख लीजिए, जैसे ही कोई पॉलिटिकल इंसिडेंट होता है तो ईडी, सीबीआई, आईटी को आगे कर दिया जाता है। ये आरोप बीजेपी पे विपक्ष की ओर से लग रहा है। ये बात केवल आम आदमी पार्टी नहीं, अब कांग्रेस भी बयानबाजी के दंगल में कूद गई है। देखिए योगेंद्र जी, पहली चीज ये देखिए कि इसके अंदर ये मामला आज का नहीं है, पिछले करीब साल भर से मामला चल रहा है ना। और इसके बल्कि मैं कहूँ कि एक राजनीतिक दल, जो प्रमुख राजनीतिक दल, उसका तो आरोप ये है कि चूंकि गुजरात के अंदर इलेक्शन हो रहे थे, उस टाइम पे बीजेपी को फायदा होना था इस पार्टी से, इसलिए उन्होंने इस कार्रवाई को उस टाइम पे रोके रखा। और अब जब गुजरात वगैरह के इलेक्शन निपट गए, काफी कुछ टाइम निकल गया, उसके बाद में इसका उपयोग किया है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप तो देखो चलते रहते हैं, पर कहीं ना कहीं हमको अपनी न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि अगर न्यायिक व्यवस्था पे विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कहीं पर भी कुछ भी नहीं रहेगा। इसलिए यदि सारी चीजें साफ है, देखिए अब 2 स्थितियां होने लग गई। मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूँ कि जब भी किसी पार्टी के व्यक्ति को या कहीं पर भी, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे आपका हो, चाहे सपा बसपा हो या कोई दूसरी पार्टी हो, तो जब किसी को कुछ के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है तो ले देकर के ये होता है कि आंदोलन होते हैं, गिरफ्तारियां होती है और जांच एजेंसियों पर प्रेशर का आरोप लगता है। तो इनडायरेक्टली जांच एजेंसी और न्यायपालिका दोनों के ऊपर ही इम्प्रेशन या प्रभाव डालने की कोशिश की जाती है कि जिससे कि वो प्रभावित हो। पर ये खुशी की बात है कि हमारी जो न्याय व्यवस्था है, न्याय प्रक्रिया है, वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होकर के अभी तक अपनी पहचान बनाए हुए हैं। बिल्कुल, लेकिन इन आरोपों का क्या, ये विपक्ष का ये कहना है कि आप इंसिडेंट को देखिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुत सारे लोग एक इस पूरे प्रकरण को लेकर के एकजुट होते दिखाई दे रहे हैं। आने वाले दिनों में शायद और भी हो सकता है। इनका साफ कहना है कि जिन राज्यों में चुनाव होंगे वहां पे इस तरह के छापे पड़ेंगे। रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन से पहले कांग्रेस के नेताओं के छापे, अगर मामला है ठीक है, लेकिन ये विपक्ष को ऐसा लगता है कि एक ऐसा समय चुना जाता है कि जब ये लगे कि हाँ बिल्कुल किसी पे प्रेशर डाला जा सकता है। क्या ऐसा लगता है या जांच एजेंसियां बिल्कुल स्वतंत्र अपने तरह से काम कर रही हैं? देखिए, एक चीज तो बिल्कुल साफ है कि कहीं न कहीं जांच एजेंसी में भी आप हम लोगों में से ही होते हैं और निश्चित रूप से सत्ताधारी दल से प्रभावित होते हैं। और ये कोई भी जो सत्ताधारी दल है
उसके ऊपर ये आरोप लगता है। चाहे बिल्कुल, कभी नया नहीं आरोप। किसी भी नया आरोप नहीं है, ये बरसों से लगता हुआ है और इसको पूरी तरह से 100% नकारा भी नहीं जा सकता, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रभाव रहता है। अब ये टाइम का चयन है और ये सारी चीजें, ये सब चीजें उसी के आधार पर चलती है, इसको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते, आप मना कर ही नहीं सकते। बिल्कुल। इसलिए जी चलिए देव, आपके पास में आना चाहूंगा। हमें थोड़ा सिस्टम पे भरोसा करना होगा कि ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिस्टम पूरा ही कोलैप्स हो गया है? नहीं, देखिए, सिस्टम पर हमको पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था पर हमको पूरा भरोसा है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है, वो इतिहास बताता है कि ये लोग सिर्फ विपक्षी पार्टियों को दबाने, विपक्षी पार्टियों की सरकार गिराने, इस चीजों के लिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही हैं। अगर इनको सच में भ्रष्टाचारियों की चिंता है तो इनको जवाब देना चाहिए कि इन्होंने महाराष्ट्र में जो भ्रष्टाचारी नारायण राणे थे उनको अपनी पार्टी में शामिल क्यों किया। जिस मुकुल जी पर जो है शारदा घोटाले के बड़े बड़े आरोप थे, उनको इन्होंने अपनी पार्टी में लेकर के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया। इन्होंने हेमंत जी, जो आसाम के इनके जो वर्तमान जो सीएम हैं, उनके खिलाफ इन्होंने बड़ा कैंपेन चलाया कि तो जी वाटर स्कैम में शामिल है और ये है वो है, और उन्हीं हेमंत जी को जो है अपनी पार्टी में लाए और ला करके उनको सीएम बना दिया। अजीत पवार जी के खिलाफ इन्होंने पूरे महाराष्ट्र चुनाव में कैंपेन चलाया कि जो है शरद पवार चक्की पिसिंग, अजीत पवार चक्की पिसिंग, और उसी अजीत पवार के साथ इन्होंने जो है सुबह 6 बजे सरकार बना ली। तो इनको जवाब देना चाहिए, अगर इनको सच में भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी है तो ये उन सबके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते। दूसरा पॉइंट मैं बताना चाहूंगा, ये सारा जो मामला निकल करके सामने है, इसके पीछे एक बड़ा जो कारण है वो अडानी है। आम आदमी पार्टी लगातार अडानी के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठा रही थी और उसी अडानी को बचाने के लिए इन्होंने जो आज मनीष जी को जेल में डाला है। अगर इनको सच में कार्रवाई करनी थी तो ये उस गौतम अडानी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जिनके पोर्ट के ऊपर ड्रग्स पकड़ी जाती हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करते जो मॉरिशस से 42,000 करोड़ रुपए जो है अपनी कंपनियों में काला धन इन्वेस्ट करवाते हैं। ये लोग रेल बेच रहे हैं, ये लोग सेल बेच रहे हैं, बीएसएनएल बेच रहे हैं। जयपुर एयरपोर्ट का आप उदाहरण लीजिए, पिछले दिनों 400 करोड़ रुपए लगा करके सरकार ने उसका नवीनीकरण किया और उस एयरपोर्ट को फिर अडानी को बेच दिया। तो ये सरकार जो है अडानी सरकार बन के रह गई है। अडानी की गुलामी भाजपा की केंद्र सरकार इस समय कर रही है। चलिए मैं जवाब दिलवाता हूं। अडानी भी एक केंद्र बिंदु बन गए हैं, विपक्ष के निशाने पे हैं। खैर चलिए, ये तो जब भी कभी जांच होगी, क्या है ये केंद्र को जवाब देना है कि अडानी को क्यों टारगेट किया जा रहा है। अडानी को लेके कांग्रेस भी हमलावर है और आम आदमी पार्टी भी है। इस नीति के पीछे भी यही बताया जाता है कि अडानी पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो हैं। लेकिन जांच एजेंसियां हैं, जांच एजेंसी अपना काम करती है। मैं एक बात जानना चाहता हूं शैलेंद्र जी, जब सत्ता में होते हैं तो एजेंसियों की ढाल बनती है हर पार्टी। आज आप बन रहे हैं, यूपीए गवर्नमेंट के वक्त कांग्रेस बनती थी हर जांच एजेंसी की। उस वक्त आप लोग, आज जो आम आदमी पार्टी को करना पड़ रहा है वो सब आप लोगों को भी करना पड़ता था। तो क्या वास्तव में ऐसा लगता है, जैसे राजेंद्र जी भी ने कहा कि इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि जांच एजेंसियां प्रभावित नहीं होती हैं। अगर ऐसा है तो अगर ये कहेंगे कि उस दौर में उन पार्टियों ने भी ऐसा ही किया, तो फिर ये शुरुआत कहां से होगी कि वास्तव में जांच एजेंसियों को स्वतंत्र रहने दिया जाए? जी योगेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी कभी राजनीतिक विद्वेष से कोई कार्रवाई नहीं करती। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स स्वायत्त शासन विभाग है और अपने अपने इनके प्रोसेस है, नियम बने हुए, उसके अकॉर्डिंग काम होता है और ये लंबा प्रोसेस है। आप देखिए, कोई यह भी बताया ना हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी ने, कोई आज का मैटर तो है नहीं, 2 महीने पहले का, साल भर से मैटर चल रहा है। जब आपसे पूछताछ की जा रही है, आप पूछताछ में आप क्वेश्चन सही नहीं दे रहे हो और तथ्य इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ता है और उसमें तथ्य आते हैं और किस तरह से तथ्यों के साथ छेड़छाड़ की जाती है, सबूत को नष्ट किया जाता है, उसके बाद अरेस्ट किया जाता है और उसके बाद बयान होते हैं। आप देखिए गवाहों के बयान आप देखेंगे तो बिल्कुल सीधे तौर पर इन्होंने, इनके पीए हो चाहे शराब कारोबारी हो, 300 करोड़, 600 करोड़, 1000 करोड़ तक के आरोप लगाए मनीष सिसोदिया पे, अरविंद केजरीवाल पे। मैं तो पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से, भाई आप कट्टर ईमानदारी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने एक पार्टी बनाई थी और वही उस व्यक्ति के पीछे बनाई थी, अन्ना हजारे जी के पीछे पूरा आंदोलन भूला नहीं है हिंदुस्तान का, जब कहा था कट्टर ईमानदार है, आज सबसे ज्यादा कट्टर भ्रष्टाचारी कोई है तो आप आदमी पार्टी। छोटा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है शैलेंद्र जी। कोई भी पार्टी, देखो सरकारें आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी के उन वाक्यों पे हमें गौर करना चाहिए कि सरकारें आती हैं जाती हैं, लेकिन ये देश रहना चाहिए, इस देश के लिए हम लोग रहें। उनका कुछ अपनी एक कुछ पीड़ा भी, कुछ उनका एक्सपीरियंस भी, तमाम चीजों को लेकर के उन्होंने कहा था और बहुत अच्छी बात है, अटल जी का अपना एक कद्र है। यह बात ये आती है कि पहले जब कोई सरकार में नहीं होते हैं तो जांच एजेंसियां, सबको ये लगता है कि बिल्कुल ये तो अग्रिम संगठनों की तरह काम करती हैं और जैसे ही सत्ता में आते हैं फिर उनकी ढाल बन जाते हैं। ये केवल अभी केंद्र की बात नहीं है, राज्यों की भी स्थिति यही है।
राज्यों की भी स्थिति, तो ये कि यूं ये लगता है कि वास्तव में जांच एजेंसियां और जांच एजेंसियों में बैठे लोग भी ऐसा कर रहे हैं, तो बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। क्योंकि मैं ये बात इस वजह से भी कहता हूं कि एनआईए बनाया गया, एनआईए के वक्त प्रज्ञा ठाकुर और इन लोगों के लिए साबित कर दिया गया कि फलाने ब्लास्ट में और इनमें लिप्त थे। सरकार बदलती है, अगर ऐसा लगता है कि एनआईए के अधिकारी, देखिए किसी के जीवन से जुड़ा मामला होता है कि आप किसी को ब्लास्ट में फंसा दो और ये कर दो और फिर उसके बाद में, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि सरकार बदलने के बाद में एनआईए के अधिकारियों के मुंह से या फिर एनआईए के लिए ये कहा गया हो कि नहीं उस समय 22 होकर के एनआईए ने काम किया। अगर किया तो किस अधिकारी ने किया, क्यों किया? कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि तस्वीर बदलते ही, कुर्सी पे चेहरा बदलते ही चीजें बदल जाती हैं, हालात बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं। योगेंद्र जी, मैं पहले तो एक बात बताना चाहता हूं, जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में चल रही है, आप 9 साल में एक भी आप बता दीजिए कोई भ्रष्टाचार का मामला कहीं किसी विभाग में उठा हो या कहीं बात आई हो। जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार पर कार्य कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार। और जहां तक इन्होंने कहा कि साहब जो भ्रष्टाचारी थे या जिनके खिलाफ मुकदमे थे उनको भारतीय जनता पार्टी में ले लिया, तो भारतीय जनता पार्टी ने किसी के भी खिलाफ इंक्वायरी ड्रॉप नहीं की है। कांग्रेस पार्टी हुआ करती थी जिसने सारी इंक्वायरियां ड्रॉप करके विड्रॉ कर दिया और खत्म कर दिए मुकदमों को। भारतीय जनता पार्टी ने, अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही है तो वो निश्चित तौर पर चल रही है और समय आने पर उसका भी भुगतान होगा। मैं आपको एक बात और विश्वास के साथ कहना चाहता हूं, लेकिन उसमें एक सवाल उठता है शैलेंद्र जी, नहीं आप कंटिन्यू करिए। सवाल ये उठता है कि एक केस में 9 आरोपी हैं, 3 बीजेपी में चले जाते हैं, 6 से पूछताछ होती है, 3 से नहीं होती, फिर वो किस मुहूर्त का इंतजार होता है? देखिए, निश्चित तौर पर ये जांचें लंबी चलती हैं। जब इनके पास नए एडिशनल फैक्ट्स आते हैं, उस फैक्ट्स के आधार पर आगे कार्रवाई होती है। पार्टी बदल लेते हैं फिर उसके बाद नहीं, में। निश्चित तौर पर आगे अगर कार्रवाई, हम ड्रॉप नहीं किए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई, हम भ्रष्टाचार जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। और आज आपका चेहरा आप पूरे हिंदुस्तान में उजागर हो गया है, किस तरह से पंजाब में आप इन्हीं के फाउंडर मेंबर आपके कुमार विश्वास कहते थे कि ये अरविंद केजरीवाल सबसे खतरनाक व्यक्ति है हिंदुस्तान का, जो खालिस्तान उग्रवादियों तक को सपोर्ट करता है। और उसका नतीजा आपने पंजाब में देख लिया जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनी और क्या हालात हो गए। तो निश्चित तौर पर चीजें नहीं छुपती हैं। अगर मैं कह रहा हूं, अगर भारतीय जनता पार्टी के समय भी कोई करप्शन हुआ तो वो भी नहीं छुपने देंगे। ये प्रधानमंत्री जी अटल है इस बात को लेकर, और पूरी की पूरी हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीरो टॉलरेंस पे बात कर रही है। हम देश की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम विकास की बात कर रहे हैं। आज आप बताते थे शिक्षा मॉडल, आपने बच्चों, गलियों में इन्होंने शराब की दुकानें खोल दी, स्कूल, अस्पताल, मंदिर तक नहीं छोड़े, उनके यहां छोड़ दी। माफिया, शराब माफिया आपकी शराब नीति बना रहे हैं, जिसको अप्रूवल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दे रहे हैं, और आप कट्टर ईमानदारी की ढोंग करते हो। आज ये एक्सपोज हो चुकी है। चलिए, एक मिनट का वक्त है मेरे पास, मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। जेल में प्रमाणित करता है, वही बातें आ रही हैं, मैं राजेंद्र जी आपके पास में आना चाहूंगा। चेहरे बदलते, ये एक बात अक्सर ये बात कही जाती है कि एक बीजेपी नेता के खिलाफ कोई मामला नहीं आता है, आरोप बीजेपी नेताओं पे भी लगते हैं, लेकिन वो फिर जांच कौन करेगा? क्या वास्तव में जांच कराई जानी चाहिए? क्योंकि ये बात निकल के कई बार पब्लिक डोमेन में आती है कि विपक्ष पे वो होता है कि चले इनके भ्रष्टाचार सब हो गए, लेकिन इतना पैसा इलेक्शन में खर्च होता है, सब कुछ होता है, फिर ये सब कुछ केवल बीजेपी में ईमानदार हैं, दूसरी जगह पे नहीं है। ये पब्लिक के थोड़ा सा गले उतरता है कि एक सवाल खड़ा रहता है। ये भी देखिए, पब्लिक के दिमाग, पब्लिक को आप बिल्कुल इस तरह से नहीं देखेंगे, वो नहीं समझती हो, वो बहुत सी चीज़ें समझती है। और ये देखिए, ये जब चुनाव के अंदर इलेक्शन के टाइम पे जब वोटिंग होती है, रिजल्ट्स आते हैं, तो काफ़ी कुछ चीज़ें साफ होकर के आ जाती है, कुछ चीज़ें नहीं हो पाती है, क्योंकि कई बार एक हवा बनती है, हवा के आधार पे हो जाता है। पर देखिए, कहीं न कहीं ये चीज़ें तो देखने को मिलती है कि हमेशा सत्तारूढ़ पार्टी के ऊपर ये आरोप लगता रहा है कि साहब वो इन चीजों का दुरुपयोग, और वो उसे खारिज भी करती रहती है कि नहीं, बिल्कुल गलत बात है, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया। खैर चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय कम है सर, समय भारतीय व्यवस्था में, न्याय व्यवस्था भी अगर कोई भ्रष्टाचारी है तो आप न्यायालय में जाओ। आज गांधी परिवार न्यायालय की वजह से भ्रष्टाचार उन पे आरोप लगे, ईडी की ट्रायल जेल रहे हैं। चलिए, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, आपने अपनी बात कह दी। खैर, मैं एक बात चलते चलते जरूर कहना चाहूंगा कि हमें सिस्टम पे भरोसा रखना चाहिए, और अगर भरोसा कहीं राजनीतिक दलों का डगमगा रहा है तो दाल काली नहीं है, सारा ही कुछ काला है। क्योंकि विश्वास जब भी डगमगाता है कि सामने भी कुछ दिखाई देता है। और ये इनसिक्योरिटी अगर इसी तरह होगी तो आम आदमी की उस न्याय की व्यवस्था का आप अंदाजा लगाइए कि वो कहां जाएगा, किस तरह से टूल बना दिया जाएगा। या तो भरोसा रखिए, और भरोसा नहीं है और राजनीतिक दल अगर एजेंसियों को यूज कर रहे हैं तो दुर्भाग्य फिर इस देश का।
दोनों ही बातें हैं। अगर हो रहा है तो दुर्भाग्य है, और अगर सब कुछ ठीक है तो भरोसा रखना चाहिए कि दूध का दूध पानी का पानी होगा। आपके पास में अदालत भी है, वहां जाइए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और बड़ी खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।